सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा है उन लोगों से रूबरू होने का जो इस आम चुनाव में महती भूमिका में है। अमूमन हम दो लोगों से आपको मुलाकात करा रहे थे, एक जो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे वो जो चुनाव लड़ा रहे हैं। पर इस क्रम में आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से है जो ना चुनाव लड़ रहा है, ना घोषित तौर पर चुनाव लड़ा रहा है, पर फिर भी इस शख्स का नाम चुनावी गलियारों में सुर्खियों में रहता है। लोग उनके इर्द गिर्द चुनाव में भूमिकाओं को तलाशते रहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में सबसे सौम्य, सबसे शालीन व्यक्तित्व के तौर पर इस शख्स को पहचाना जाता है। 15 साल तक वह इस छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में है। अर्थात आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी की। डॉक्टर रमन सिंह जी उस राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं जहां से वर्तमान में निवृत्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत, देश की सियासत और राजनांदगांव की सियासत को लेकर डॉक्टर रमन सिंह क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये जानने में हमारी आपकी दिलचस्पी है। तो सीधे चलते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के पास जो हमारे साथ मौजूद है। तो रमन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। और शुरुआत इसी से करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहली बार 90 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उससे पहले पार्षद रहे थे। तकरीबन 40-50 साल जिस चुनावी मैदान में आप खिलाड़ी के तौर पर दिखाई देते थे, विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं? कोच के रूप में देख रहे हैं या दर्शक के रूप में देख रहे हैं? और जिस भी भूमिका में देख रहे हैं उसमें अपने आप को कितना उत्साहित या निरुत्साहित महसूस कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में हमेशा दायित्व बदलता रहा और दायित्व के साथ कार्य की शैली और कार्य योजना में भी परिवर्तन आता रहा। कभी विधायक के नाते, कभी लोकसभा में सांसद के नाते, केंद्रीय मंत्री के नाते, फिर 15 साल मुख्यमंत्री, फिर 5 साल विपक्ष, और अभी बिल्कुल एक नई भूमिका में विधानसभा के अध्यक्ष के नाते एक महत्वपूर्ण विषय आज चुनाव के दौर में हम चल रहे हैं। तो मेरी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से डंडा झंडा लेकर चुनाव के मैदान में कूदने की नहीं है, और मैं निश्चित रूप से इस पूरे चुनाव में अपनी भूमिका को पहले से अलग महसूस कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि मुझसे जो राय लेने आते हैं, जो बात करने आते हैं, पूछने आते हैं, मैं विधानसभा के अध्यक्ष के नाते, एक विधायक के नाते अपनी बात मतदाताओं को बंद कमरे में कहता हूं, सार्वजनिक रूप से कहने में मुझे दिक्कत है। तो इस भूमिका के बदलाव में कितना मजा आ रहा है आपको? मजा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या हाथ बंधे बंधे से महसूस रखते हैं? कहाँ फंस गया मैं, किस दायित्व में मैं उलझ गया मैं? अचानक खेलते खेलते और मैदान में का हिस्सा होते होते मैदान के बाहर बैठ के मैच को देखना एक अद्भुत अनुभव है, और इस अनुभव का भी मज़ा ले रहा हूँ मैं। तो अद्भुत अनुभव जिस मैच का आप ले रहे हैं, उस मैच को देख क्या रहे हैं? क्या दिख रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव डॉक्टर रमन सिंह जी को? जहाँ तक लोकसभा का विषय है तो मैं अपनी स्पष्ट राय देना चाहता हूँ कि अब इस दौर में जब चुनाव के प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं और द्वितीय चरण के मतदान 26 तारीख को होना है राजनांदगांव सहित, और पूरे देश का वातावरण जो बता रहा है, जनता का जो मुलाकात हो रही है, दिख रहा है, अब मुझे कोई शंका नहीं रहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। स्पष्ट बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश का मिजाज बता रहा है और मोदी जी की मेहनत। मतलब मिजाज जो आप भांप पा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो थोड़ा ये बताएं, मतलब विपक्ष इतना निस्तेज है इसलिए आपको ये मिजाज दिखाई दे रहा है, या इन 10 सालों में कोई ऐसी उपलब्धि आपको इस सरकार की दिखती है जिसके कारण से आपको ये भरोसा आ रहा है? इतना आप आश्वस्त कैसे हैं? इतना तो आश्वस्त आप स्वयं के संदर्भ में ना रहे जितना नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में रह रहे हैं। मोदी की गारंटी इस देश से इससे बड़ी गारंटी आज नहीं है। एक सामान्य मतदाता, किसान, मजदूर, युवा, महिला, सबके मन में यदि आप रिजल्ट देते हैं, और 10 साल के कालखंड में मोदी जी ने जो अद्भुत काम किया, उसका नतीजा है कि विश्वसनीयता ग्रॉस रूट तक पहुंची है। आज यदि लोग हैं 80 करोड़ लोगों के लिए
गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, 12 करोड़ लोगों के लिए शौचालय देने की बात करें, 5 लाख तक के इलाज के लिए आयुष्मान भारत में 40 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क इलाज की बात करें, किसानों के लिए 12 करोड़ किसानों को किसान स्वावलंबन के लिए 6,000 रुपया देने की बात करें, जितनी योजनाएं अलग अलग बनी हैं उन योजनाओं का एक साथ यदि इफेक्ट देखा जाए तो 4 करोड़ आवास यदि बना है, वो गरीब के जीवन में यदि परिवर्तन आया है, 10 करोड़ के घर में यदि स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था किया है। अभी तक नारे लगते थे, क्रियान्वयन करने की ताकत ग्रास रूट में नरेंद्र मोदी जी के अंदर है कि देश में एक व्यापक परिवर्तन। और इतना ही नहीं, आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चा होती है, आज 5वीं दुनिया की शक्तिशाली राष्ट्र में 5 प्रमुख राष्ट्रों में हिंदुस्तान की गिनती हो रही है। भारत के जिस प्रकार से ग्रोथ चल रहा है और मोदी जी का सपना है 2047 पूर्ण विकसित देश के रूप में दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगा भारत। आज हिंदुस्तान सभी क्षेत्रों में तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और ये चमत्कार निश्चित रूप से मतदाता को लगता है कि यदि विश्वास करना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना है और उनसे बड़ा भरोसा नहीं है। कांग्रेस या विपक्ष राजनीतिक दल पूरी तरह से बिखरी हुई है और उनके विचार ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो अब आगे जाकर क्या काम करेंगे। कहाँ से कहाँ पहुँच गए सर आप? किसी समय पे आप बताते थे कि देखो देश सबसे महत्वपूर्ण होता है, फिर पार्टी होती है, फिर व्यक्ति होता है। पिछले कुछ समय से इस शख्सियत से इतने अभिभूत कैसे हो गए आप? ये जो नरेंद्र मोदी नाम की शख्सियत है, इससे इतने अभिभूत, इतने आभा मंडल से चमत्कृत कैसे हो गए आप लोग? अब आपको पार्टी से कहीं ज़्यादा भरोसा एक शख्सियत पे दिखता है, एक व्यक्ति के काम पर दिखता है। इस बदलाव को लेकर डॉक्टर रमन सिंह की कोई दृष्टि है? जिसका संकल्प इतना गहरा हो, जो जनसंघ के उस दौर से शुरू करके जो घोषणा पत्र जनसंघ ने 51 के बाद शुरू किया था, उसके क्रियान्वयन की जवाबदारी यदि किसी शख्स को मिल रही है तो नरेंद्र मोदी को। 370 समाप्त करना असंभव काम, जो संभव, ट्रिपल तलाक की बात को समाप्त करना, जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय इस देश में कराना जो असंभव था, अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण ही नहीं, घर घर में स्वच्छता अभियान भी लाने का काम। तो मोदी जी और मोदी का विश्वास निश्चित रूप से पूरी दृढ़ता के साथ डॉक्टर रमन और आम आदमी के जीवन में यदि परिवर्तन लाने की ताकत किसी शख्स में है तो वो 10 साल में मोदी जी ने दिखाया। मोदी है तो संभव है। कांग्रेस के संदर्भ में क्या कहेंगे? देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, आप मोदी जी की गारंटी को लेकर इतनी बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस भी इस बार गारंटी वारंटी लेकर आई है, न्याय की गारंटी है। और न्याय की गारंटी के अंतर्गत कहाँ दिखोगे आप लोग? 1250 की लाडली बहना योजना है, 1000 रुपये की आपकी महतारी वंदन योजना है छत्तीसगढ़ में, उसके मुकाबले में राहुल गांधी की 8,500 रुपये महीना देने की गारंटी है। आपको लगता है आपकी कोई ज़मीन वमीन भी बचेगी? ये राहुल गांधी के ऊपर हिंदुस्तान की जनता ने कभी भरोसा ही नहीं किया। पिछले घोषणा पत्र निकाल के देखिए, गंगा जल हाथ में लेके, गीता हाथ में रख के जो संकल्प किए थे, 500 रुपया महिलाओं को प्रति माह देने की बात वादा किया था। 500 क्या, यदि साल में 6,000 रुपये भी दे दिए होते तो कुछ तो असर पड़ता। विकलांग के लिए, विधवावस्था पेंशन के लिए, इन सब के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की। मगर आज मुझे लगता है कि कांग्रेस की घोषणा और कांग्रेस की घोषणा पत्र निश्चित रूप से जनता के मन में उसका कोई ना भरोसा है। और दूसरा, आप खुद यदि 40-50 सीट जीतने की स्थिति में हैं, आप देश को वादा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भरोसा कर, आपकी दुकान खुलने वाली नहीं है, आप प्राइस लिस्ट क्यों टांग रहे हो भाई? क्योंकि ये दुकान तो बंद है पिछले 10-15 साल से और 15 साल बंद होना है। आपके प्राइस लिस्ट में भरोसा कौन करेगा कि आप सस्ते में अनाज दे रहे हो करके? आपका जनता को आपने बार बार ठगा है और इसलिए छत्तीसगढ़ और देश की जनता राजीव गांधी को जानती है। तो एक बात बताओ डॉक्टर साहब, जब आपका कहना है कि ये दुकान खुलनी ही नहीं है तो इस प्राइस लिस्ट पे भरोसा क्यों करना? तो फिर जाके उस दुकान के सामान को लेकर प्रधानमंत्री जी और भाजपा के बाकी नेता इतनी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी 2 दिन से पूरे देश को बता रहे हैं अगर ये कांग्रेस ही आ गए तो आपकी संपत्ति छीन लेंगे, आपकी संपत्ति ज़्यादा बच्चों
पैदा करने वालों के बीच में बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर इतने हमलावर क्यों हैं? जब दुकान खुली ही नहीं है तो फिर इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं आप लोग? देखिए, देश की जनता के सामने भ्रम फैलाने की स्थिति, उस भ्रम का निराकरण करने का, निवारण करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जो आज घुसपैठियों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जिस प्रकार देश को खंडित करने की सोच इनके मन में है, इस प्रकार की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। और उस विचारधारा को जितनी कठोरता के साथ जनता के सामने अपना पक्ष रखना है, उतना ही स्थिति देश की ठीक होगी। कोई डर या कोई भय नहीं है, मगर जनता को सचेत करने की भी जवाबदारी प्रधानमंत्री जी की है। आप इतने अनुभवी राजनेता हो, थोड़ा हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करो सर। जब आप कह रहे हो कि देखो देश में तो पूरा मोदीमय वातावरण है, भाजपा को बहुमत मिलना, नरेंद्र मोदी का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना तय है, आप हमें ये भी बता रहे हो कि ये कांग्रेसियों की विचारधारा ठीक नहीं है, इस विचारधारा के सच को बताना भी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। जब इतना सब कुछ है तो जो वर्षों से इस विचारधारा को पालते पोसते बढ़ाते आए हैं, उन लोगों को भाजपाई बनाने के लिए पूरे देश में अभियान क्यों चला रखे हो आप लोग? क्यों अपने कार्यकर्ताओं पर डॉक्टर रमन सिंह जी को लगता है कि भरोसा करना ठीक नहीं, इन कांग्रेसियों के भरोसे ही अपन तीसरी बार सरकार बनाएंगे, इसलिए जहां देखो वहां कांग्रेसियों का भाजपाई बनाने का अभियान चला रखे? देश भाजपामय हो रहा है। कांग्रेस से उपेक्षित वर्षों तक जिन्होंने कांग्रेस का काम किया, वो निराश है, कुंठित है, क्योंकि वहाँ निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति बैठ के तानाशाह की तरह निर्णय ले रहा है। तो उस कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, और भगदड़ मचने का कारण कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, खुद उसके नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी हैं, उनके प्रमुख लोग हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस में आज ये भगदड़ मची है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर उनको खुद को ठीक करना चाहिए। ये जवाबदारी नरेंद्र मोदी की नहीं है कि कांग्रेस को एक रखें, या जो लोग दल छोड़ के स्वेच्छा से आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, जो आ रहा है उनका हम स्वागत करते हैं, उसमें बुराई में नहीं समझता। आप कोई बुराई नहीं समझते हैं। राहुल गांधी को डॉक्टर रमन सिंह तानाशाह बता रहे हैं। राहुल गांधी हमें मोदी जी की तानाशाही से डराते हैं। इस समझ जाओ, अगर इस बार कहीं भाजपा आ गई तो अगली बार से चुनाव भी नहीं होगा। किस पे भरोसा करें? डॉक्टर रमन सिंह जी की बात पे भरोसा करें या राहुल गांधी जी की बात पे भरोसा करें? डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा मोर्चा लेने वाला जनसंघ के दौर से ये कांग्रेस के लोग किस मुंह से बात करते हैं? इस देश के संविधान को बंधक बनाने वाली इंदिरा गांधी और उस परिवार के लोग, जिन्होंने आपातकाल लगा के लाखों नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया, 18 महीने तक पूरा का पूरा संविधान इस देश का बंद रहा, और वो कांग्रेस पार्टी आज बोल रही है। उनको बोलने का हक नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार इस देश को कुचला है, मीडिया को जिस प्रकार कुचला है, विपक्ष को जिस प्रकार समाप्त करने की साजिश की है, मोदी जी तो सबको खुलेआम गले लगा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल को बराबर सम्मान देते हैं। और मुझे लगता है कि ये चरित्र कांग्रेस का रहा है, और इस चरित्र को जनता। चलिए, हमने देश को लेके काफ़ी बात कर ली, अब आपके गृह प्रदेश पे बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, अटल जी ने शर्त रखी थी 11 सीटें जिता दो, राज्य बना देंगे। शर्त पूरी नहीं की तो भी राज्य बना दिया। तब से हसरत रही आपकी, 11 की 11 सीटें जीते हैं। हसरत ही रहती है, पूरी नहीं होती। क्या कहते हैं इस बार? वो दिन आ गया है जी। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो जो आपकी इच्छा है, या मेरी इच्छा है, या छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा है, 11 में 11 सीट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। और इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड तोड़ेगा, और दिल्ली देश में 400 पार की राजनीति पूरी होगी। डॉक्टर रमन सिंह जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 15 साल तक, तब 11 की 11 सीटें नहीं जीत पाए। अब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी को लग रहा है विष्णुदेव साय इतने कम समय में इतने लोकप्रिय हो गए हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह जी से 11 सीटें नहीं हो पाई, वो विष्णुदेव साय पूरी कर देंगे? विष्णुदेव साय ने आते ही चमत्कार किया। जो छत्तीसगढ़ की जनता को जो भरोसा देकर हम लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं, 90 दिन के अंदर क्या कोई मुख्यमंत्री इतने रफ्तार से काम कर सकता है जो विष्णुदेव साय ने कर? 3100 रुपया धान की खरीदी का कीमत तय किया। धान खरीदी की 21 क्विंटल धान खरीदी की, 3780 करोड़ का बोनस
किसानों का 2 साल का अटका हुआ था उसको देने का काम किया। 70 लाख से ज़्यादा बहनों को महतारी वंदन योजना के काम की शुरुआत की और उसका बांटने का काम शुरू हो गया। जो जो वादा हमने किया था 3 महीने के अंदर धरातल पे उस सच्चाई को 18 लाख आवास भूपेश बघेल ने छीना था, गरीबों का हक मारा था। उस 18 लाख भूपेश के रोके हुए मकान के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की बल्कि उन्होंने इस योजना का क्रियान्वयन किया। और आज छत्तीसगढ़ में ये बात हो रहा है कि छत्तीसगढ़ का कोई काम रुक नहीं रहा है, चारों तरफ साए साए काम हो रहा है। चारों तरफ साए साए काम हो रहा है, ये डॉक्टर रमन सिंह जी हमें बता रहे हैं। जब साए साए हो रहा था तो फिर जाके अपने सांसदों को घर क्यों बिठा दिया? क्यों तमाम वो चेहरे जो 5 साल तक संसद में आपके छत्तीसगढ़ की शोभा बढ़ा रहे थे, उन्हें जनता के फैसले के लायक आप लोगों ने नहीं समझा? जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो चेहरे क्यों बदले गए? डॉक्टर रमन सिंह जी का इसके संदर्भ में कोई आकलन है? नहीं, ज़्यादा चेहरे नहीं बदले। कुछ लोगों को विधानसभा में भेज दिया, कुछ लोग को टिकट वितरण में नए चेहरे को। तो ये परिवर्तन बीजेपी में और राजनीतिक दल में चलता है और ये परिवर्तन जनता के मूड के हिसाब से आवश्यक रहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बार तो पूरे के पूरे सभी सांसदों को बदल दिया गया था, इस बार तो वैसा निर्णय नहीं लिया गया। तो एक बार बताएं, कांग्रेस ने अपने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। आपके प्रिय मित्र भूपेश बघेल भी चुनाव लड़ रहे हैं, तांगदुर्ज भी चुनाव लड़ रहे हैं, शिव डहरिया भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखकर भले ही दर्शक के रूप में आप बैठे हैं, डरते कितना है? इनके अधिकांश जो मैदान में उतारे गए खिलाड़ी हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी जिसको बोला जाता है जी, और 11 यहाँ भी उतर रहे हैं, इसमें से पहले ही काट बिहाइंड विकेट हो चुके हैं। जी, विधानसभा में जनता ने इनको काट बिहाइंड तो गलत बोल रहा हूँ, बोल्ड हो चुके हैं। जी, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद फिर वो लोकसभा में आ रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति बनेगी वो तो ठीक है। और जहाँ तक सवाल भूपेश जी का, तो राजनांदगांव सीट में आज तक लगातार 4-5 चुनाव का कीर्तिमान रहा है। मोतीलाल वोरा जब दुर्ग से आके नहीं जीते तो भूपेश बघेल दुर्ग से आके क्या कर लेंगे? अच्छे बहुमतों से भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट हारने जा रहे हैं, उसमें अब कोई शंका नहीं। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप तो मानते हैं कि भूपेश बघेल कुशल खिलाड़ी हैं। दुर्ग, रायपुर छोड़कर अगर भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनाव लड़ने पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? क्या देख पा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी? रमन सिंह जी का अपना इंटेलिजेंस इसके विषय में क्या जान पाया, या रमन सिंह जी की राजनीतिक समझ भूपेश बघेल के राजनांदगांव आगमन के संदर्भ में क्या समझ पाई? उन्हें ये लगता है कि मेरे 5 विधायक हैं, 3 बीजेपी के विधायक हैं, तो मुझे एक बेहतर ग्राउंड मिलेगा। मगर वो भूल जाते हैं कि जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक हुआ करते थे तब वो चुनाव हारे हुए हैं। तो अब ये 5 विधायक मिलकर क्या करेंगे? और इन विधायकों के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेगी। क्यों लेगी बढ़त? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि है? भूपेश बघेल 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 साल वो दावा करते हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया, जनता के जीवन की बेहतरी के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के उत्थान के लिए काम किया। ऐसा जनता के लिए समर्पित राजनेता राजनांदगांव से क्यों नकार दिया जाएगा? ऐसा उत्थान किया कि पूरी पार्टी को डुबा दिया। हम तो 15 साल लगातार जीतते रहे, भूपेश जी ने 5 साल में बंटाधार कर दिया। इतना करप्शन 5 साल के अंदर, कोयले से लेकर शराब घोटाले से लेकर गोबर घोटाले से लेकर महादेव ऐप में घोटाले, क्या नहीं किया 5 साल में। जनता के मन से पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको नकार दिया और ऐसा दाग लगाया उनके ऊपर कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश के उस करप्शन को भूली नहीं है। और इतनी जल्दी, इतनी कमज़ोर याददाश्त भी छत्तीसगढ़ की जनता की नहीं है कि 3 महीने बाद फिर भूल जाए। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में 15 विधायक जीत के आए थे, सिर्फ 15, और 15 विधायक जीतने के बाद लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक भी नहीं जीतेंगे छत्तीसगढ़ का। मगर लोकसभा का इलेक्शन एक दूसरे मूड से लड़ा जाता है। उस समय भी हम 15 विधायक रहते 11 में 9 लोकसभा जीते थे।
आज तो हमारे पास 54 से ज़्यादा विधायक हैं, हमारे सरकार है। तो मैं कहता हूँ कि 9 से 11 होने में बहुत मेहनत नहीं लगेगा, हम सब मिलकर 11 तक पहुँचाएंगे। 9 से 11 होने में मेहनत नहीं लगेगी, पर मेहनत करने वालों में डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुआ करते थे। नांदगांव में प्रत्याशी कोई भी रहे, लेकिन लोग रमन सिंह को ही देखा करते थे। वो रमन सिंह इस बार दिख रहे हैं नांदगांव संसदीय क्षेत्र में, या विधानसभा अध्यक्ष बन जाने के कारण नांदगांव संसदीय क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है? नहीं, राजनांदगांव बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। राजनांदगांव की जनता के ऊपर डॉक्टर रमन को पूरा भरोसा है, और डॉक्टर रमन के साथ राजनांदगांव की जनता हमेशा चली है और आगे भी चलेगी। डॉक्टर साहब, हमने लगभग सारे मुद्दों पर बातचीत की, राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की, प्रदेश के मुद्दों पर बातचीत की, नांदगांव को लेकर भी बातचीत की। कुछ कहना चाहेंगे नांदगांव क्षेत्र की जनता से इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम इस कार्यक्रम में कोशिश करते हैं जिस भी राजनेता से बात करें वो जनता से कुछ अगर कहना चाहता है तो कुछ कहना चाहेंगे आप नांदगांव क्षेत्र की जनता से? राजनांदगांव की जनता ने राजनीतिक दृष्टि से मुझे राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में लाया है, और जो मान सम्मान और गौरव मिला है वो राजनांदगांव की जनता की वजह से ही मिला है। मैं राजनांदगांव की जनता से मैं हमेशा आग्रह करता हूँ, देश हित में और प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है, और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 11 में 11 लोकसभा जीते हैं। आप सबका आशीर्वाद और ख़ास तौर से राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिले। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी व्यस्तताओं के बीच आपने समय निकाला। तो डॉक्टर रमन सिंह जी से जो हमने बातचीत की उसमें 3 बातें निकल कर आ रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी का मानना है कि देश का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ चुका है, इसलिए कोई संदेह ही नहीं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने। दूसरा उनका मानना यह है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो सरकार 4 महीने पहले अस्तित्व में आई, उसने इतने कम समय में जनहित में जो निर्णय लिए हैं, उसके चलते जो बरसों से सपना रहा 11 की 11 सीटें भाजपा के द्वारा जीतने का, इस बार वो सपना जरूर साकार हो जाएगा। और जहाँ तक राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में बात है, तो डॉक्टर रमन सिंह को लगता है कि कोई उलटफेर होने जा नहीं है। वहाँ पर संतोष पांडे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जीत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हार को लेकर किसी को भी संशंकित नहीं होना चाहिए। अब ये डॉक्टर रमन सिंह जी का भरोसा है, ये भरोसा कितना सही कितना गलत इसका पता 4 जून को चलेगा। लेकिन एक बार फिर आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, जल्द फिर मिलेंगे नई शख्सियत से, तब तक के लिए सादा बढ़ाओ।